जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट। गरजते बरसते बादल और ये कड़कती बिजलियाँ। इसी के साथ दोस्तों विद्युत धारा पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियोज़ में अपन ने विद्युत धारा, आवेश, आवेशों के प्रकार, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयव, ओम का नियम, ओम के नियम का ग्राफ इत्यादि बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और साथ में चैप्टर 12 विद्युत धारा के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको अपन ने कंटेन किया है। दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीट देखें। और जो व्यूअर्स जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम कंपैरिजन पढ़ चुके थे कि पार्श्वक्रम संयोजन, एक श्रेणीक्रम संयोजन और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इनके बीच में तुलना। ठीक है, तो तुलना पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए तुलना में क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम के अंदर पहला पॉइंट दे रखा है आपके, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक परिपथ चित्र बना के घरेलू परिपथ का उदाहरण लिया था। दूसरा बिंदु है अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। ठीक है, टीवी, फ्रिज, कूलर सबके लिए अलग अलग धारा की जरूरत पड़ती है। मोबाइल जैसे 3.7 वोल्ट पर काम करता है, उसके लिए 5 एम्पियर के आसपास धारा की आवश्यकता होती है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनके लिए सबके लिए धारा की आवश्यकता होती है, वो अलग अलग होती है। जितना ज़्यादा पावर होगा, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, उसको उतनी ही अधिक धारा की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ दोस्तों श्रेणीक्रम जो संयोजन है वो आपके घरेलू परिपथों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही तीसरा पॉइंट है पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। जैसा कि आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर सारे फॉर्मूलाज जो आते हैं 1/r की फॉर्म में आते हैं। जब 1/r की फॉर्म में अगर फॉर्मूलाज आएंगे तो मीन्स जो भी वैल्यूज हैं उनको इन्वर्स करना पड़ेगा, अपन में लेकर आना पड़ेगा। दैट्स वाई जो उनका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा, जो परिणामी प्रतिरोध होगा, उसका मान श्रेणी क्रम की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपन आते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखिए तापीय प्रभाव क्या है। तापीय प्रभाव, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, यानी क्षयित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे जूल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? जूल का नियम। मीन्स ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा को जो साधारण सूत्र है वो शक्ति इंटू समय होता है। मीन्स W = P/T भी बोला जा सकता है। चूँकि विद्युत धारा के संदर्भ में हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? विद्युत ऊष्मा में। तो ऊष्मा को किससे लिखा जाता है? H से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन पॉइंट की बात कर लेते हैं। बेसिक जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का वो होता है W = P/T। जैसा कि अब इसके अगले वाले चैप्टर में ऊर्जा से संबंधित चैप्टर है, ऊर्जा और उसके प्रकार, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे इस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, तो W = P/T होता है। चूँकि हमें पता है कि जो ऊर्जा है वो पूर्णतः किस में रूपांतरित हो रही है? ऊष्मा में। तो ऊष्मा को हम किससे लिखते हैं? H से। और = शक्ति को हम P से लिखते हैं, समय को हम T से लिखते हैं। यानी किसी 100 वॉट शक्ति के अवयव को जितने अधिक समय तक उसका उपयोग किया जाएगा उसके द्वारा होने वाली विद्युत ऊर्जा का क्षय का मान भी उतना ही अधिक होगा। मीन्स H = PT। ठीक है, P यहाँ पर पावर है, T यहाँ पर टाइम है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो शक्ति है, शक्ति का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है P = VI। ध्यान रहे दोस्तों, P बराबर क्या होता है? VI। तो जैसे आप P की जगह पे VI पुट करोगे तो आपको H = मिल जाएगा VIT। और इसी के साथ ही जो P का एक सूत्र है, P के मेनली 3 सूत्र हैं। ठीक है, अगर हम विद्युत धारा के चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे जो मेन सूत्र है एक तो P = VI आ जाएगा। अगर यहाँ पे V की जगह पर ओम के नियम से हम IR रखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P = I² R बन जाएगा। और एक फॉर्मूला और है जिसमें P = कितना हो जाएगा? देखिए समय की जगह की कमी है, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाओगे आप। ये सब शक्ति के सूत्र हैं। P = VI, दूसरा सूत्र हो गया कि P = I² R, और तीसरा जो सूत्र है वो हो जाएगा P = V²
अपॉन आर। ठीक है, जैसे आप P की जगह पर यहाँ पे जो H की वैल्यू है, ठीक है, H इज इक्वल टू P इंटू टी है, P की जगह पर आप VI रखोगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT। P के स्थान पर अगर आप आई स्क्वायर आर रखोगे, ये वैल्यू रखते हो, तो ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर रखते हैं तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए आई स्क्वायर आर टी। एक सूत्र और है यहाँ पे बच गया आपके, क्या था, ये सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं अपन। तो दो सूत्र हमने पढ़ लिए दोस्तों। तो अब देखिए तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो अगली स्लाइड है इसके अंदर अपन तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख लेते हैं। ऊष्मा को किससे व्यक्त किया जाता है, H से व्यक्त किया जाता है। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। जैसे हम यहाँ पर P के स्थान पर VI रखेंगे तो H का सूत्र जो होगा वो होगा VI इंटू टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला हो जाएगा आपके V स्क्वायर अपॉन आर और मल्टीप्लाई में क्या है T। तो H के ये तीन फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ठीक है, तीनों को अपन क्लिक कर देते हैं, ये रहे। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ बेटा। तो अब बात करते हैं अपन जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इसी से संबंधित है। ठीक है, इसी को ही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऊष्मा की। तो मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आई स्क्वायर वाली टर्म आ गई। ठीक है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, सेकंड पॉइंट आर वाला था वो आ गया। ठीक है, H समानुपाती हो गई आर के, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समय के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, यानी जो H है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा और टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लीजिए आप। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे बता रहा है कि तापन का जो अनुप्रयोग है किसी चीज़ को गर्म करने का, वो हमारे लिए कहाँ पे लाभदायक है, कहाँ पर लाभदायक नहीं है। ठीक है, घर में हम प्रेस करते हैं। ठीक है, अगर उसको स्विच में लगाया, इसको हमने स्विच ऑन किया, अगर ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद में जो हमारे को इससे ऊर्जा मिलेगी, हमारा मेन फैसिलिटी क्या है, हम ये चाहते हैं कि वो गर्म हो, गर्म होने के बाद कपड़ों को प्रेस करें। इसके अलावा कोई दूसरा टारगेट नहीं। ठीक है, आप उसको ठंडा रखकर कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं हीटर की, तो घरों में हीटर होने के लिए हीटर को क्या चाहिए, गर्म होना पड़ेगा। गर्म के लिए यहाँ पर हमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव लाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की। ठीक है, अब देखिए, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में आप ये नहीं चाहोगे कि मोबाइल गर्म हो, कंप्यूटर गर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो तापन प्रभाव है वो कैसा है, अवांछनीय है। ठीक है दोस्तों, अब विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, यानी वो गर्म होता है जब उसका बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो ऊर्जा का रूपांतरण किस में कर देता है, ऊष्मा के रूप में भी करता है, और कुछ भाग इसका प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। देखिए अगला पॉइंट भी यही है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर या आधे नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है उच्च तापमान पर अपचयित नहीं होता है। अपचयित का मतलब क्या है, यहाँ पर अपचयित का मतलब है गलनांक उच्च होता है इसका, यानी गलता नहीं है, यानी पिघलता नहीं है। अगर आपने उसको ज़्यादा वोल्टता दी, देखो कहने का मतलब हमारे घर में 100 वोल्ट का बल्ब है, उसको उपयोग में किया और कुछ देर बाद में वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद जो उसका फिलामेंट था वो पिघल कर टूट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल्ब था वो फ्यूज हो गया, और हम ये नहीं चाहते। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, टंगस्टन फिलामेंट या इसके अलावा कोई भी पदार्थ या कोई मिश्र धातु जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसका गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगर गलनांक उच्च होगा तो वो अधिक समय तक टिकेगा और अच्छी सेवा देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर जो उसका गलनांक होता है वो गलनांक कितना होता है। जो टंगस्टन फिलामेंट जो होता है उसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये सेल्सियस में मान दे रखा है, आप उसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर हम ये चाहेंगे कि टंगस्टन फिलामेंट का क्या हो, करोजन ना हो, मतलब इस पर कोई जंग वगैरह ना लगे और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसलिए जो बल्ब का जो आउटर कोर होता है, यानी जो बाह्य जो कोश होता है, खोल होता है, वो किसका होता है, कांच का बना हुआ होता है। जो उसका आउटर लेयर होती है, यानी जो आपको पता ही है बल्ब किसका बना होता है, कांच का बना होता है। कांच के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, और अक्रिय गैस के रूप में कौन सी गैस भरी होती है, ऑर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, जो उसको बाकी बाह्य परिवेश से कैसे रखती है, सुरक्षित रखती है और लंबे समय तक उसको उपयोग हेतु लाभदायक बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है, इसी पॉइंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, विद्युत शक्ति जिसको अपन पी से व्यक्त करते हैं, तो पी का जो बेसिक फॉर्मूला है, पहले वो चीज़ समझ लो आप। जो शक्ति का जो साधारण सूत्र है वो होता है W/T। P इज इक्वल टू W/T। आप बड़ी क्लासेज वगैरह कहाँ ही पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम इस सूत्र से इसकी परिभाषा बनाते हैं, जैसा कि दोस्तों इससे पहले अपन ने एक सूत्र पढ़ा था I इज इक्वल टू Q/T, जो विद्युत धारा का सूत्र होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। किसकी दर, आवेश के प्रवाह की दर। जब ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ क्या बोलोगे, कार्य करने की दर। अब दर के लिए हमेशा बटा में क्या जाता है, समय जाता है। टी यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, तो दैट्स वाई आपकी विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर ही विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, या हम कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, या ऊर्जा के उपभोग की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W/T। ऐसे इससे पहले भी अपन ने P इज इक्वल जो बेसिक फॉर्मूला से उसकी बात करी थी, तो P का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, जो विद्युत धारा वाला पार्ट में उपयुक्त होता है। अब जैसे ही आप V इज इक्वल टू IR रखते हो, देखिए यहाँ पर जो ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा कंप्लीट क्लियर कर देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। P इज इक्वल टू, P का बेसिक फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम V की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप P इज इक्वल टू VI में V की वैल्यू रखते हो, तो V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और पीछे क्या है, I है, तो I इंटू आई मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, I²R। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया दोस्तों। ठीक है, P इज इक्वल टू I² इंटू R। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला था, पहले हमने V की वैल्यू रखी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं I की। ठीक है, तो स्लाइड को मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ इसको, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, जैसे V इज इक्वल टू IR है, और जो हमारा बेसिक फार्मूला था शक्ति का वो क्या है, P इज इक्वल टू VI। जैसे हमने V की वैल्यू IR रखी थी, तो हमारे को I²R मिल गया, तो अब हम क्या वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे। तो V इज इक्वल टू IR से जब I की वैल्यू निकालते हो, तो I की वैल्यू आ जाती है V/R। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R। अब हमें I की जगह V/R रखना है, तो P इज इक्वल टू V इंटू भैया I की जगह आ गया V/R। अब देखिए ऊपर क्या है, V दो बार है, यानी V का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो V²/R। तो इसी के साथ हमारे को इसका कंप्लीट फॉर्मूला मिल गया। P इज इक्वल टू I²R भी होता है और V²/R भी होता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, P इज इक्वल टू VI भी होता है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शक्ति की। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। ठीक है, वॉट के लिए हम W का प्रयोग करते हैं। W वैसे इंग्लिश में इसको लिखा जाता है WA+T, और अगर अपन एक सिंबल की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, W लिखा जाता है। और अब देखिए वही चीज़, एक वोट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक वोट को परिभाषित करना है, तो P का बेसिक फॉर्मूला, स्लाइड क्लियर कर देता हूँ मैं, ये क्लियर कर दी। ठीक है, क्या बताना है हमें, एक वोट को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, एक वोट को परिभाषित करना है। अब एक वोट को परिभाषित करना है, एक वोट किसका मात्रक है, सीधी सीधी बात है, वोट मात्रक है शक्ति का। और शक्ति को किससे इंडिकेट किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, P से व्यक्त किया जाता है। और P का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कितना है, वो है VI।
अब देखिए, अगर आपको P कितना चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए, तो 1 वोल्ट लाने के लिए V भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, और धारा कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर होनी चाहिए। तो देखिए 1 वोल्ट शक्ति, अगर किसी अवयव की शक्ति का मान 1 वोल्ट हो तो उसकी वोल्टता कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट होनी चाहिए, और उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये आपको 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। जैसा कि दोस्तों आपके घरों के अंदर बिजली का बिल आता है, ठीक है। अब बिजली का बिल किस में मिलेगा आपको तो वहाँ प्राइस दिखेगा, भाई 1000 का बिल आया है, 2000 का बिल आया है, ठीक है। तो इसमें आप जब पेपर शीट को उल्टा करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रति जूल प्रति किलो वोट आवर, ठीक है, KWH जिसको बोला जाता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत के संबंध में या विद्युत ऊर्जा के क्षय के संबंध में जो व्यवहारिक मात्रक है या जिसका हम प्रयोग करते हैं वो होता है यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। देखो मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ ताकि कुछ वैल्यूज़ को अपन समझ लें। ये स्लाइड क्लियर होगी। अब नई स्लाइड ले आते हैं अपन, देखिए। तो ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो होता है किलोवाट घंटा। कितना होता है, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोला जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होता है। पूछ लेगा 1 यूनिट बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर का जो देखिए ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल। इससे पहले ही पढ़ चुके अपन, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल। तो किलोवाट आवर या जो यूनिट दिख रहा है आपको, क्या ये SI मात्रक है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको SI मात्रक में रूपांतरित करते हो तो 1 किलोवाट आवर का जो जूल में संबंध होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। जैसा कि यहाँ दे भी रखा है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। और इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो 1 यूनिट बोलो या 1 किलोवाट घंटा बोलो, इसमें जूल होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है दोस्तों। और 1 किलोवाट आवर घंटा किसकी यूनिट होती है, विद्युत ऊर्जा की क्षय की इकाई होती है, जो एक कैसा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं दोस्तों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और नोट्स के जो PDFs हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय CP दगाया पर अवेलेबल हो जाएंगे। जिन भी दोस्तों को नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और लिंक देने के बाद आप वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ओके सम क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, इसी के साथ ही अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका अति लघुतरात्मक है, छोटे प्रश्न है। तो पहला है निम्न के SI मात्रक लिखिए, ठीक है। तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है दोस्तों, इसलिए वीडियो को 1% भी स्किप मत करना। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। पूरी PDF के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्न के SI मात्रक लिखिए। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा का SI मात्रक, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है और पता चलेगा। और इनके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है उनको समझने के लिए पहले आपको एक बार चैप्टर को रिव्यू करना जरूरी है। तो चैप्टर को रिव्यू करने के लिए आप मेरा इसी प्ले लिस्ट के अंदर आप पार्ट फर्स्ट देख लेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A से इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम में आप जो इसका आंसर लिखोगे हिंदी में एम्पियर लिख देना, इंग्लिश में भी एम्पियर लिख सकते हो, और ब्रैकेट में इसका सिंबल लिख देना जो किससे लिखा जाता है, कैपिटल A से लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है विभवांतर। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, और वोल्ट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल V होता है। इसी के साथ तीसरा है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, R से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रतीक चिन्ह और मात्रक दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके मात्रक की। तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम, ठीक है। ओम का ये लैटिन सिंबल है, और इसको कैसे लिखा जाता है, OHM भी लिखा जा सकता है, और इसके लिए हम ओम भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है उपभुक्त विद्युत ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विद्युत ऊर्जा, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ ताकि अपने लिखने की जगह रहे। ये लो, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कोई सी भी हो,
ऊर्जा का SI मात्रक पूछा जाए तो वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का कैसा मात्रक है, SI मात्रक है। और उपभुक्त जो हमारा प्रायोगिक मात्रक है वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो SI मात्रक जब बोला जाए तो आपको जूल लिखना है, और उपभुक्त विद्युत ऊर्जा लिखा पूछा जाए आपको तो आपको क्या लिखना है, किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, आप अगर एक यूनिट भी लिखते हो या यूनिट लिखते हो तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही उत्तर है इसका, किलोवाट घंटा भी लिखा जा सकता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1 किलोवाट आवर में और जूल के मध्य क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो आप सबको पता है भाई, विद्युत धारा के प्रवहन में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है, और इस गुण को प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस गुण को प्रतिरोधकता कहा जाता है, जो चालक, अर्धचालक और कुचालक तीनों के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। तीसरा प्रश्न है, धारा को मापने वाला यंत्र। देखिए दोस्तों, धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, एमीटर होता है। कौन सा होता है, एमीटर। और अगर एमीटर का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो एमीटर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कैपिटल ए लिखा जाता है। 2 सिरे होंगे इसके, एक तरफ प्लस होगा और दूसरी तरफ माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, बल्ब के फिलामेंट तंतु में उपयुक्त तत्व का नाम बताइए। तो आपको सबको पता है कि फिलामेंट जो होता है वो कौन सा होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वालों को अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 1 नंबर जितना ही लिखना है, हमें ज़्यादा पंचायती नहीं करनी उसमें। ठीक है, क्यों गलती से ऐसा हो जाए कि आपको उसका उत्तर आता है, आपने क्या ज्ञान बांटने के चक्कर में 2-4 पॉइंट और लिख दिए, और ये ज्ञान बांटने वाली जो प्रवृत्ति है उसके कारण क्या होगा आपके, अगर उस ज्ञान बांटू जो आपकी फिलोसॉफी थी उसमें अगर 1 पॉइंट हल्का सा भी इधर से उधर हो गया ना, तो दोस्तों आपके मार्क्स जुड़ने के बजाय कट जाएंगे। तो बेटर ये है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो आप। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार बताइए। तो प्रतिरोधों के संयोजन के 2 प्रकार हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन को ही क्या बोला जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले पॉइंट पर आते हैं अपन, थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह ये है। देखो बेटा, ये तो इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ मैं ताकि आपकी पिछली चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो ये वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह है, और वोल्ट मीटर को कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, समांतर क्रम में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, समांतर क्रम, क्रम आप लिखते रहना। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नहीं जा रही दोस्तों, जैसा हो मान लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा लॉकडाउन है, जैसे लॉकडाउन फ्री होता है उसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस वगैरह वो बोर्ड पे लेना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो दैट्स वाई चैनल पे आपका प्रेम बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, चलो आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है। भैया देखो, सीधी सीधी बात है, उच्च गलनांक का इसलिए रखा जाता है ताकि वो जल्दी गलकर टूटे नहीं। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उन पर आ जाते हैं अपन, शॉर्ट टाइप। ठीक है, थोड़े से बड़े। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वोल्ट मीटर व एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जैसा कि इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वी लिखा जाता है, और एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ माइनस टर्मिनल होता है। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और इसी के साथ ही एमीटर का जो प्रतीक चिन्ह है उसके लिए कैपिटल ए लिखा जाता है, एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल माइनस होता है, उसको कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। तो स्लाइड को क्लियर करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, जो बल्ब होता है, बल्ब की शक्ति कैसी होती है, अधिक होती है। जैसे 100 वोल्ट का बल्ब है, और जो उसका तंतु है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। अगर इसका गलनांक उच्च नहीं होगा तो यह तापन प्रभाव, जैसे तापमान अधिक होगा, जैसे धारा अधिक प्रवाहित होगी, वो टूट जाएगा। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा दिनों तक यूज करें, जल्दी टूट जाए वो। ठीक है, इसलिए उसका गलनांक कैसा रखा जाता है,
उच्च रखा जाता है, और जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन मिश्र धातु है जो कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी मेन वोल्टता के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके घर के अंदर एक टीवी है या कोई फ्रिज है, जैसे अपन टीवी ले लेते हैं, आप मगन हो आपकी टीवी देखने में। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेन सप्लाई कनेक्टेड है, जैसे ही वोल्टता उच्च आई, क्योंकि देखो इरेगुलरिटीज आ जाती है, बहुत बार ट्रांसमीटर वगैरह ये सब फेल हो जाते हैं, इनके कारण वोल्टता उच्च वोल्टता का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, अगर वोल्टेज हाई हो गया, वोल्टेज कैसा हो गया, हाई हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी जो टीवी है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, उसमें अधिक धारा का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको रिपेयरमेंट यानी अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, टीवी को इधर से उधर लेकर जाना पड़ेगा, मम्मी की सास बहू की कहानियाँ मम्मी नहीं देख पाएगी, हम हमारा कार्टून नेटवर्क, पोगो, जितने भी ये एक्स्ट्रा चैनल्स वगैरह है हमारे ज्ञानवर्धक, अंग्रेजी हिंदी सब हम उसी से सीखते हैं। ठीक है, तो वो बंद हो जाएंगे भाई साहब, और आप लोग नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हमें ऐसा इससे बचाना है, तो बचाने के लिए हम नहीं चाहते कि हमारी टीवी ख़राब हो, हमारा फ्रिज ख़राब हो, हमारे मम्मी परेशान हो, हमारे पापा परेशान हो, तो हम घर में क्या लगाते हैं, फ्यूज वायर लगाते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ इस टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, स्लाइड को। ये होगी दोस्तों क्लियर, इसको क्लियर किया। यहाँ पर फ्यूज वायर लगा होता है। ठीक है, इसकी जगह पर लगाते हैं फ्यूज वायर। अब जैसे ही जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आने पर चूँकि जो हमारा फ्यूज वायर होता है उसका गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है, यानी कम टेम्परेचर पर ये आराम से काम करेगा, और तापमान का मान उच्च होते ही ये टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये टूटा तो इसने एक कुंजी की भांति व्यवहार किया, और हमारे बाकी परिपथों को, हमारी मम्मी की टीवी, हमारे मम्मी की सास बहू जिसमें बैठी रहती है, ठीक है, हमारे कार्टून्स वगैरह जिसमें बैठे होते हैं, वो सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पापा का समाचार चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। अच्छे से याद होगा दोस्तों, पहले आप ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आप जवाब ढूंढो कि आपके पास क्या जवाब है, बिकॉज आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ चुके हो, तब जाकर ये क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होंगे दोस्तों, इसके अंदर जूल होंगे 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पी, आई और वी में संबंध लिखिए। बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, और याद करना है वी यानी हम, आई मतलब मैं। जब हम और मैं मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी भैया, शक्ति, और शक्ति को किससे इंडिकेट किया जाता है, पी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छे से याद होगा दोस्तों, एक बार स्लाइड को अपन क्लियर कर देते हैं। स्लाइड क्लियर हो चुकी है। तो चालक को प्रभावित करने वाले कारक, तो चालक को प्रभावित करने वाले कारक के लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये याद है आपको, तो सारे संबंध लिख दोगे आप। ठीक है, तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा पॉइंट। व्युत्क्रमानुपाती क्यों, क्योंकि वो बटा में है। और तीसरा, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, चालक है, अर्धचालक है या कुचालक, जिसको अपन रो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसी के साथ एक चौथा पॉइंट था, वो था तापमान का। तो तापमान वाले पॉइंट को जब भी आपसे कारक पूछे जाए तो तापमान वाला पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, जो है चौथा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट आ जाएगा तापमान। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो जाते हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ का प्रकार, और चौथा है तापमान। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ये स्लाइड क्लियर होगी। अब आ जाओ दोस्तों लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर जो थ्योरेटिकल है उस पार्ट को अपन कम डिस्कस करेंगे, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ यहाँ पर। तो ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम क्या है, स्थायी भौतिक अवस्था या स्थिर भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान चालक के दोनों सिरों पर प्रयुक्त वोल्टता के या विभवांतर के समानुपाती होता है। उसे संबंध निकल जाता है V समानुपाती I, और समानुपात का चिन्ह हटाते हो तो आपके पास क्या जाता है, R आ जाता है। तो मेन जो आपका फॉर्मूला निकलता है V = I R होता है। ठीक है दोस्तों,
ओम के नियम को दूसरे तरीके से भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप हायर क्लासेस के अंदर जाते हो, आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हो, तो इसका थोड़ा सा एक अलग रूपांतरण भी दे रखा है ओम के नियम का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जहाँ पर आपको उस जो भी मैं कह रहा हूँ उसका एक प्रूफ भी दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर इसकी बात नहीं करूँगा, बिकॉज जैसा भी आपके सिलेबस के अंदर जो लिखा है हमें उसी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब गवर्नमेंट सिलेबस में बदलाव कर देगी तो हम भी अपने पढ़ाने वाली शैली में बदलाव कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम लिखिए, इसका व्यंजक व्युत्पन्न करिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जूल का नियम, सीधा सीधा आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो P = क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, ये तो P का सूत्र है, याद है अच्छे से, ठीक है। जूल का जो तापन का नियम है उसके लिए H = I स्क्वायर RT, ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। यानी जूल का जो तापन नहीं है उसके लिए H = I स्क्वायर RT काम में आएगा, ठीक है। तो क्या नियम है, पहला नियम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, देखिए हमें इसको सूत्र को सत्यापित करना है, ठीक है। हमें इसको पहले नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके लिए व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। तो व्यंजक को व्युत्पन्न करने के लिए इसकी स्टेटमेंट भी आएगी, इसका फॉर्मूला भी आएगा, तब जाकर ये फॉर्म हमारे को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जब ये फॉर्म हमें मिलेगी तो अब कैसे मिलेगी, सुनना, आप एक जगह कॉपी के अंदर H = I स्क्वायर RT को नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अपन को लिखना क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखो लिखना क्या क्या है, पहला पॉइंट आ जाएगा कि ऊष्मा का मान या किसी भी विद्युत अवयव में ऊष्मा के क्षय का मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि तापन अवयव की ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती हो जाता है, दूसरा पॉइंट। तापन अवयव के ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होता है। समीकरण 1, 2 और 3 से अब तीनों को मिला लो, कौन कौन समीकरण, समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, तीनों में देखो क्या क्या चीज़ दिख रही है, I स्क्वायर दिख रहा है, R दिख रहा है और T दिख रहा है। जब तीनों समीकरणों को सम्मिलित कर लोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, H = I स्क्वायर RT, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर आते हैं हम। अगला पॉइंट है आपका, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है इसको। क्या दे रखा है, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, ध्यान समझना है इसको। अगर मैं संबंध की बात करूं तो हम ये मान लेते हैं कि पहला उसका प्रतिरोध कितना है, R है। जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एक बार मैं स्लाइड को क्लियर तो कर ही दिया है, R = ρL/A, ठीक है। इसको अपन R बोल देते हैं, R का एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब देखिए R थोड़ा ढंग से नहीं बना, देखो मान लेना ये R ही है, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट्स दे रहा है ये कह रहा है चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। अब नया प्रतिरोध उसको बोल देते हैं R =, ठीक है, R से हमें इसकी लास्ट में आगे जाकर तुलना करनी है। लंबाई को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, मीन्स 2L कर दिया, ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है, ये मोटाई को आधा कर दिया जाए, यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी A/2 कर दिया। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 2 को ऊपर भेजते हैं। 2 को ऊपर भेजने के बाद में हमारे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा R = 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ρL/A, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R = 4 ρL/A। अब देखिए ध्यान से तुलना करना, हमें तुलना भी करनी है। ρL/A क्या है, ρL/A है R के इक्वल, जो ऊपर जो हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो R = ρL/A है। जैसे ही अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि नया प्रतिरोध पूर्व प्रतिरोध से कितना गुना होगा, तो नया प्रतिरोध जो R है वो पूर्व जो पहले वाला प्रतिरोध था उसका 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध से कितना गुना अधिक है, तो ध्यान सुनना, अधिक कितना है, तो यहाँ पे कितना है, इसको 1 मान लो, ये कितना है 4, तो कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, पहले वाले से 3 गुना अधिक हो गया, तो 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अपना यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा, जो नया प्रतिरोध है वो पूर्व प्रतिरोध का 4 गुना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रतिरोध का संबंध दे रखा है, ठीक है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही आता है। और अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अगर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो ये तो हलवे से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इस हलवे को करते हैं अपन, हलवा खा लेते हैं थोड़ा सा। तो हलवे में क्या है, इसको जैसे अपन ए बोल देते हैं, भाई साहब लिखना भूल गए, ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, इस वाली स्लाइड में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक प्रतिरोध भाई साहब अकेला है, और ये 3 प्रतिरोध भी कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो इन तीनों का समांतर क्रम जब सरल किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों कैसे 1 1 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा 1/1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 3 बार है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर समांतर क्रम में अपन क्या लिखते हैं, 1/r लिखते हैं, तो इसको अपन बोल देते हैं r1 कह देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन r2, और जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा उसको अपन पूरे को क्या बोल देंगे, r3 बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो r1 1/r1 बराबर हो जाएगा 1/1 इंटू 3, मीन्स r1 बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 ओम होगा, ओम लिख देते हैं पीछे। अगला क्या है, R2 जो है वो कितना है, 1 ओम है, इसको छेड़ना ही नहीं है। और तीसरा जो R3 है वो भी इसके जैसा सेम ही है, मीन्स जब इसका समांतर क्रम आप सरल करोगे वही 1/R2 बोल देते हैं, 1/R3 है, तो 1/R3 बराबर हो जाएगा वही चीज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ नया नाम भी दे सकते हो आप, पी इधर PQRXYZ अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो 1/1 इंटू 3, ये फिर कितना हो जाएगा, R3 बराबर हो जाएगा पहले के जैसा ही, R3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ओम, ठीक है। अब देखिए, अब AB के बीच का प्रतिरोध निकालना है, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3, 2/3 प्लस ये बीच में जो R2 है वो कितना है, 1 ओम है, तो 2/3, देखिए 2/3 को अगर आप सॉल्व करते हैं 0.66 होता है, प्लस 1 करोगे तो 1.66, कितना हो जाएगा 1.66। और इसी के साथ ही अगर आप इसको अंश बटा हर के रूप में लिखना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3 2 प्लस 1 फिर कितना आ जाएगा 3, यानी 5/3, कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 5/3 ओम, जो कि एक एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, पहले स्लाइड को क्लियर कर देते हैं, बहुत बढ़ जाती है हमारी स्लाइड, क्लियर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर तो हो गया आपके, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको, यहाँ पे भी आपको एक संयोजन दे रखा है, तो ए इधर है हमारा भाई साहब, बी इस तरफ है। अब देखिए इसमें 3 ओम और ये वाला 3 ओम श्रेणी क्रम में, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितने ओम हो जाएगा, 6 ओम। ऐसे नीचे वाले साइड को देखते हैं, 3 ओम 3 ओम, ये भी कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ये वाला 6 ओम जो ऊपर वाला था और एक नीचे वाला 6 ओम, दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जब सरल करोगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/r इज इक्वल टू, दोनों समांतर क्रम में यानी 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 को सरल करोगे तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। जब इसको सरल करके आप r की वैल्यू निकालोगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 ओम। कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, आ जाओ भैया। अच्छा, ये भी हमारा संयोजन है, इस संयोजन में देख लीजिए आप, इस संयोजन में क्या हो रखा है, इसको आप थोड़ा सीधा कर लो। कैसे, देखो ये जो पांकड़ा है, इसका पांकड़ा मीन्स ये जो इसका तंतु है, तार है, उसको सीधा ले लो। सीधा लेने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा स्लाइड की दिक्कत रहेगी बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 ओम ये इधर, ये 2 ओम इधर, मिल जा भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे बोले सर्किट टूटा हुआ है। इधर आ जाओ भाई, दूसरा वाला, ये इधर, ये इधर। ये तो बहुत ईजी हो गया। देखो दोस्तों, जैसे हमने इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद तो ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे 3 प्रतिरोध थे, यहाँ पे तो 2 ही हैं, और यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। अच्छा, एक भाई साहब और हैं पीछे, 2 ओम पीछे भी है, ये इधर भी 2 लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो इन 2 को सरल करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 ओम।
इस 2 ओम और इस 2 ओम को सरल करोगे तो कितना आएगा, फिर 1 ओम आएगा, और पीछे हमारे कितने हैं, 2 ओम। अब तीनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में होने के बाद जो हमारा आर निकलेगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा 1 + 1 + 2, यानी 2 और 2 4 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड वाले पोर्शन का जो आंसर है वो है 4 ओम। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्लाइड क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रकाशीय तथा दूसरे उपकरणों को घरेलू परिपथ में किस प्रकार संयोजित करना चाहिए और क्यों। तो दोस्तों आपने अगर मेरा वीडियो पूरा देखा है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुंह से दे सकते हो, अर्थात आप वर्बली दे सकते हो, आपको कुछ दिमाग पे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पूछा है यहाँ पर कि घरेलू परिपथ किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। तो घरेलू परिपथ किस प्रकार से होता है, समांतर क्रम में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक अवयव को अलग अलग विद्युत धारा मिलती है और समान वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी एक फॉल्ट होता है श्रेणी क्रम के अंदर, एक भी परिपथ या एक भी अवयव अगर खराब हो जाए तो जितने भी अवयव श्रेणी क्रम में संयोजित है वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, जबकि समांतर क्रम के अंदर अगर आपका फ्रिज खराब होता है तो आपकी टीवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपकी टीवी खराब होती है तो घर के हीटर वगैरह, प्रेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर फर्स्ट पोर्शन है, जूल का तापन नियम का वर्णन करो। बिल्कुल कर दिया। इससे पहले किसी चालक के में उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इजीली इसको अपन ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, H = I² RT होता है। ठीक है, H समानुपाती है I² के, H समानुपाती है R के, H समानुपाती है T के। तो ये जूल का तापन नियम है, इसकी लैंग्वेज वगैरह लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध हो गए, 3 कारक हो गए, धारा पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा और समय पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए परिपथ में बताओ। क्या बताना भैया, ये पूछ रहा है। फर्स्ट जो पोर्शन दे रखा कुल प्रभावित प्रतिरोध। अब देखिए कुल प्रभावित प्रतिरोध है, तो हम क्या करते हैं, सीधा प्रतिरोधों के संयोजन को देखते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसके अंदर 4 ओम ऊपर है, 2 ओम इधर है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और नीचे है 6 ओम। तो श्रेणी क्रम वाला मामला कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। पहले जो बिल्कुल देखिए, जब इस न्यूमेरिकल को सरल किया जाता है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कौन श्रेणी क्रम है या बिल्कुल स्पष्ट रूप से कौन समांतर क्रम है। अगर आपने एक छोटी सी इकाई इसकी पकड़ ली कि कौन, बिल्कुल आपको बिल्कुल सामने से दिख जाएगा कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। ठीक है, जो सीधे सीधे श्रेणी क्रम या सीधे सीधे समांतर क्रम में सबसे पहले उसको सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ओम और 2 ओम कैसे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको कि ये श्रेणी क्रम है। तो 4 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, तो कितना हो गया, 6 ओम। अब देखिए नीचे कितना है, 6 ओम। दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जब 2 समान मात्रा के अगर प्रतिरोध आते हैं तो क्या होता है, उनका आधा हो जाता है। तो लास्ट में जो हमारा प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6/2। ठीक है, 6/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम। अगर देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमने डायरेक्ट लिया है, अगर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन हमारे को अलग से समझाओ, तो नो डाउट मैं उसका एक अलग से एक छोटा वीडियो पोस्ट कर दूंगा, या अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब सोशल साइट्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। हो सका तो उसकी कोई भी फ़ोटोज़ या कोई भी छोटा सा वीडियो आपके लिए क्लिक कर दूंगा, उसके लिए पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसी का सेकंड पोर्शन जो हमारा बाकी रह गया था वो ये है कि बी 4 ओम और 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। ओके, पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर इस 6 ओम और यहाँ पे इन दोनों को जब संयोजित किया तो ये भी कितना आ गया था, 6 ओम आ गया था। ठीक है, तो 6 ओम जो इसका अगर अपन ने नेट प्रतिरोध की बात किया जाए तो नेट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया था, R = 3 ओम आया था। ठीक है, यानी जो प्रभावी प्रतिरोध वो कितना था, 3 ओम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 ओम और 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो 4 ओम ये रहा, और आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों समांतर क्रम के अंदर वोल्टता समान होती है। तो यहाँ पर अगर ओके जस्ट इट इज़ मिस्टेक, यहाँ पर 6 वोल्ट लिखा है दोस्तों, तो 6 ओम को भी 6 वोल्ट मिल रहा है और इस 6 ओम को भी 6 वोल्ट मिल रहा है। अब 6 ओम को अगर 6 वोल्ट मिलेगा तो सीधी सीधी देखिए दोस्तों, 6 वोल्ट
और ये 6 ओम ये श्रेणी क्रम में लगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओम को 1 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 4 ओम को कितना कितना वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 4 ओम के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है आपके 2 ओम के लिए, तो 2 ओम, जैसा कि आपको पता है कि 1 ओम को 1 वोल्ट मिलता है, तो 2 ओम को कितना वोल्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपके 2 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स को एंजॉय करोगे तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको टफ मान के चलोगे तो इससे टफेस्ट सब्जेक्ट दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मेरा विश्वास मानो, दुनिया में फिजिक्स से इजी कोई और सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर ऑन। आपको अपने अंदर से इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट को जगा दोगे तो ये सब्जेक्ट छोड़ो, आप दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट है बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हमारे लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बायो भी इंपॉर्टेंट है, मैथ भी इंपॉर्टेंट है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे सब्जेक्ट इक्वल पार्टिसिपेशन रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अगर अकेले मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लिया होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा सभी सब्जेक्ट से। तो सब सब्जेक्ट के अंदर आपको अच्छा ग्रो करना है, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि इट विल कंटेन द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, थ्योरी हो गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, वो सारे यही से निकल के आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन, क्लियर द स्लाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। कितने प्रतिरोधक लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोधक लगे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। बताओ अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध कब होगा। देखिए दोस्तों, अधिकतम तब होता है जब श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5। तो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध जो होगा 2, 3, 5, 5 और 5 10 ओम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स 3 प्रतिरोध है, उनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो उसका मैक्सिमम जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 10 ओम होगा, ठीक है। इसी के साथ ही निम्नतम प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। तो निम्नतम के लिए कैसा जोड़ना चाहिए, वो समांतर क्रम में जुड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आंख मीच कर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो आपको समांतर क्रम में ही प्रतिरोधों को संयोजित करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसको न्यूनतम निकालने के लिए वही फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/, एक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, दूसरा कितना है, 3 ओम है, 1/3 प्लस तीसरा प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। इनका एलसीएम लोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, भले कैसे भी करो, ठीक है। 5 5 3 15, 15 2 30, ठीक है। अपन 30 ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद, बिकॉज अपने पास स्लाइड कंप्लीट है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस स्लाइड को क्लियर करता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएगी, जो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास में, उसको मैं वापस राइट डाउन कर लेता हूँ। 1/r इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/5। तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकला। 5 3 15, 15 2 30, 30 में आप 2 का डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट 15 प्लस 13 में 3 से डिवाइड करोगे आप तो यू विल गेट 10 प्लस 30 में जैसे आप 5 का डिवीजन करोगे देन यू विल गेट 6। तो 1/r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15 + 6 21, 21 + 10 31। तो 31/30। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा निम्नतम प्रभावी प्रतिरोध जो होगा वो होगा r इज इक्वल टू, देखो इसका इन्वर्स भी करना पड़ेगा ना हमारे को, ये तो 1/r की वैल्यू है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 30/31, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो इसकी इकाई होती है, वो क्या होती है आपके, ओम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, गणितीय व्यंजक लिखो, प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखो। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने वीडियो पूरा देखा है प्लीज़ 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 मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट, ठीक है, तीनों पार्ट को अच्छे से देखो दोस्तों। एक बार मेरा विश्वास मानो आप,
अगर उस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देख लेते हो, एक एक चीज़ को, इस चैप्टर में कोई भी आपका 0.25 1/4 नंबर भी इसमें से नहीं काट पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। ठीक है, चालक का प्रतिरोध क्या बता, सबसे आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, R = रो L/A। एक बार और डिवाइड इसको डिस्क्राइब कर देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है सॉरी। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती मान लो, या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक है या अर्धचालक है या कुचालक है। और चौथा जो पॉइंट है वो है तापमान। ठीक है, तो 4 कारकों पर निर्भर करेगा, तापमान पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, इसका गणितीय व्यंजक क्या हो जाएगा, R = रो L/A, इसी का ही गणितीय व्यंजक है। और साथ ही प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो दोस्तों अच्छे से याद हो चुका होगा आपको, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट है। वैसे आगे हमारे स्लाइड के अंदर इसके PDF में भी आंसर्स वगैरह हैं, बट आपका ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिनको PDF चाहिए प्लीज़ कमेंट मी प्लीज़। तो क्या आपकी इच्छा भाई साहब, आपको आता है तो PDF लो, ठीक है, नहीं आता तो भी ले लो, ठीक है, बट मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।